हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस में ईवीएस के कुछ चैप्टर्स के बारे में। देखिए, जो साइंस होता है उसमें कुछ ईवीएस के चैप्टर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। सबसे लंबा सर्प कौन सा है? वाइपर, बोआ, एनाकोंडा और जालीदार अजगर। तो देखिए, संसार में सबसे लंबे पाए वाला जो सर्प है वो होता है जालीदार अजगर। ऑप्शन नंबर जो डी हमारा है वो सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। जो रेड डाटा बुक है उसमें हम लोग किस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर साल क्वेश्चन पूछता है। आपको अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के, लेकिन क्वेश्चन यही रहता है। तो आपका देखिए 18 में पूछा गया है। तो क्या जो रेड डाटा बुक जो होता है वो किसका रिकॉर्ड रखती है? पहला हमारा है संकटापन्न प्रजातियों का, दूसरा है विलुप्त प्रजातियों का, तीसरा है वनस्पति का और चौथा है पशु वर्ग का। तो देखिए, जो रेड डाटा बुक होती है सबसे पहले उसमें हम लोग संकटापन्न प्रजातियों को रखते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। अब बात करते हैं जो रेड डाटा बुक है उसको जारी कौन करता है। तो IUCN नामक एक संस्था होती है जो रेड डाटा बुक को जारी करती है। इसका फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको हम लोग बोलते हैं। अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो होता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का भी एक शहर होता है मार्गस। वहां पे क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है। IUCN का जो हेडक्वार्टर होता है वो मार्गस में होता है, मार्गस स्विट्जरलैंड में। और देखिए, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि जो रेड डाटा बुक होता है उसके जो पेज होते हैं वो किस कलर के होते हैं। जिसपे ये क्या होती है, एक बुक होती है, इस पे जो जातियां होती हैं, जो कि संकटापन्न प्रजातियां होती हैं, उसको हम लोग लिखते हैं। तो पूछता है ये पेज किस कलर का होता है। तो हम लोग बोलेंगे ये पेज पिंक कलर का होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये रेड कलर का नहीं होता है। यहाँ पर रेड लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ये पिंक कलर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता के बारे में देखना है। पहला ऑप्शन हमारा है, यह किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली किसी विशेष स्पीसीज के व्यक्तियों की कुल संख्या का उल्लेख करती है। यहाँ दिया है व्यक्तियों की संख्या का उल्लेख करती है। अगला हमारा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र को केवल पादप जात और प्राणी जात की किसी विशेष स्पीसीज का उल्लेख करती है। तीसरा हमारा है, यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात और प्राणी जात की विविध स्पीसीजों का उल्लेख करती है। चौथा है, यह जानवरों के लिए कृत्रिम रूप से बनाया गया एक संरक्षित क्षेत्र है। बोल रहा है कि जैव विविधता के संदर्भ में कौन सा सही है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल जो तीसरा सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। तीसरा है कि यह किसी दिए गए क्षेत्र के पादप जात, मतलब उसमें पौधे भी होते हैं और उसमें जंतु भी होते हैं, प्राणी जात भी होती है, उन सब इस स्पीसीजों का उल्लेख करती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जैव मंडल आरक्षण, आरक्षित क्षेत्र जो होता है उससे संबंधित सही कथन कौन सा है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के युक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ये तो सही लग रहा है, लेकिन हम लोग और ऑप्शन देखेंगे। दूसरा हमारा है, ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। तीसरा है कि ये वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो केवल विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। देखिए, यहाँ पे केवल वर्ड है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला आपका है, ये वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप को एवं जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो देखिए, ये केवल पादप और जंतुओं के लिए नहीं बनाए गए हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ये वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीवन के लिए युक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के लिए उपयोग के लिए आरक्षित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। जो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो स्पीसीज होते हैं, सपोज करते हैं ये एरिया है, इस एरिया में कोई विशेष स्पीसीज पाई जा रही है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला देख लेते हैं, अपने आवास नष्ट होने पे इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा है, यह केवल चिड़ियाघरों एवं वनस्पतिक उद्यानों में पाई जाती है। तीसरा है, यह केवल विशिष्ट आवास में ही पाई जाती है। चौथा है, विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकती है। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, जो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है वो क्या होता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए उपयुक्त स्थान होता है। अब भारत में जो है, जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है वहां पे शेर पाए जाते हैं। तो क्या है, एक विशेष क्षेत्र है जहाँ पे कोई एक विशेष स्पीसीज पाई जा रही है। तो आवास नष्ट होने पर बोला कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। वो विशेष आवास में पाए जा रहे हैं तो आवास को तो प्रभाव पड़ता ही है। और बोल रहा है यह केवल चिड़ियाघरों में रहते हैं, तो ये बात भी नहीं है, ये नेचुरल प्लेस पे भी रहते हैं।
चौथा हमारा है कभी भी संकटापन्न नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल गलत है, संकटापन्न ये हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयव के का निरूपण करता है। देखिए जैविक अवयव क्या होता है, तो जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है, पारिस्थितिकी जो हमारा होता है उसमें दो तंत्र पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है जैविक तंत्र होता है, और दूसरा क्या आपका होता है अजैविक तंत्र होता है। जैविक तंत्र जो होते हैं उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो उसमें आते हैं पौधे और क्या आते हैं, जंतु आते हैं, पौधे और जंतु आते हैं इसमें। और जो अजैविक तंत्र होता है उसमें क्या होता है, प्रकाश आता है, जिसमें जो प्राण नहीं है वो सारी चीजें इसमें आएंगी। वायु हो गया, जल हो गया आपका, जल आगे आपका मृदा हो गया, ये सब क्या है, निर्जीव चीजें हैं। पहाड़ हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, अजैविक के अंतर्गत आती हैं। तो बोला गया है केवल इसमें जैविक घटक होने चाहिए। तो पहला हमारा ऑप्शन है बालू। अब देखिए ये क्या है, अजैविक है, तो कछुआ जो हमारा है वो जैविक के अंतर्गत आ जाएगा, कीकड़ा भी जैविक है, लेकिन जो चट्टान है वो क्या है, अजैविक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा गलत हो गया। दूसरा हमारा है कीट, तो ये कीट तो जैविक के अंदर आएगा, मेढक भी जैविक के अंदर आएगा क्योंकि इसमें भी प्राण होता है, मछली भी प्राण होता है इसमें, तो ये भी जैविक के अंदर। जल ये पादप पौधे के अंतर्गत आएंगे, तो ये भी क्या है, जैविक है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही जाएगा, इसमें केवल जैविक जो है जीव है यहाँ पे। तीसरा हमारा है बाघ, ये जैविक के अंतर्गत आएगा। हिरन, घास, ये भी जैविक के अंतर्गत आएगा। जो मृदा है वो हमारा अजैविक के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे जो जल है वो आपका अजैविक के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे हम लोग मार्क कर देते, चट्टान है और जो बालू है वो भी क्या होगा, अजैविक आएगा। इसलिए जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, वनों के संरक्षण के लिए एक सफल कार्यनीति आवश्यक है, इस कार्यनीति में शामिल होना चाहिए। हमें वनों का संरक्षण करना है, जो कार्यनीति हम लोग बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए। पहला है उपभोक्ताओं का बचाव, दूसरा है उच्चतम पोषी स्तर के जंतुओं अर्थात शीर्ष के मांसाहारियों का बचाव क्योंकि वो शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं। अगला है वनों के सभी भौतिक एवं जैविक संगठनों के संरक्षण के लिए व्यापक कार्यक्रम। चौथा हमारा है शाकाहारियों का बचाव। तो देखिए अगर हमें वन को बचाना है तो शाकाहारी और मांसाहारी को बचाने से कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना है, वनों पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो सही हो जाएगा, वनों के सभी भौतिक और जो जैविक संगठन होते हैं उनका हमें संरक्षण करना है, उनके लिए हमें व्यापक कार्यक्रम चलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फिर से यही क्वेश्चन आ गया, रेड डाटा बुक में क्या लिखा जाता है। जो रेड डाटा बुक जो होता है उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, क्या उसमें वैज्ञानिक का वर्णन करते हैं, या ब्लड बैंकों का विवरण लिखा होता है, या देश की जैव विविधता का वर्णन होता है, या फिर लुप्त होते हुए संघर्षशील जीवों का वर्णन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। और आप लोग याद रखिएगा जो रेड डाटा बुक होती है उसको IUCN नामक संस्था जारी करती है, और जो इसका पेज होता है वो किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। और इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो कहाँ होता है, स्विट्जरलैंड में होता है, और हम लोग मार्गस शहर भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। जो शाकाहारी होते हैं वो कहाँ होते हैं, सपोज करते हैं ये हमारा एक पौधा है, पौधा जो खाएगा वो क्या रहेगा, शाकाहारी रहेगा। शाकाहारी को जो खाएगा वो क्या रहेगा, मांसाहारी रहेगा। तो देखिए जो पौधा है आपका वो क्या है, उत्पादक है, ये आपका क्या है, उत्पादक। और जो शाकाहारी है वो क्या है आपका, प्राथमिक उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब होता है उपभोग करने वाला। तो जो पौधों को खाते हैं जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो यहाँ बोल रहा है प्राथमिक उत्पादक, तो उत्पादक तो होंगे क्योंकि ये प्लांट होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं शाकाहारी। अब देखिए यहाँ बोला है द्वितीयक उपभोक्ता। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है वो क्या हो सकता है, तो वो हमेशा मांसाहारी होगा। जो द्वितीय उपभोक्ता होता है हमेशा वो क्या होता है, मांसाहारी होता है। क्यों, क्योंकि वो शाकाहारी को खाता है। और जो अपघटक होता है वो क्या होता है, मृत जीवों को खाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका जो आपका शाकाहारी बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है निम्नलिखित में से वनों के विनाश का कारण है। जो वन होते हैं उनका क्यों विनाश हो रहा है। पहला है शहरीकरण और औद्योगिकरण कारण, दूसरा है व्यापारिक फसलों का उत्पादन के कारण,
तीसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा का प्रयोग करने से। चौथा है खनिजों का खनन करने से। तो देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है, गैर पारंपरिक ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो हम किसे कहते हैं, पहले हमें ये जानना है। तो देखिए यहाँ बोला गया है गैर पारंपरिक, इसका मतलब ये है कि हमारे परंपराओं से चली नहीं आ रही है। जो कोयला होता है, कोयला क्या है, हम लोग जब से पैदा हुए हैं हम लोग सुन रहे हैं कोयले से जो है एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या है, पारंपरिक है। पारंपरिक है, ये क्या होता है, हमारे पूर्वज भी कोयले का ही यूज करते थे। लेकिन गैर पारंपरिक क्या है, गैर पारंपरिक मतलब होता है जिनका अभी हम यूज करते हैं, जैसे जो सौर एनर्जी हो गया, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का उपयोग हम अभी करते हैं। विंड एनर्जी हो गई, वायु से हम लोग जो प्राप्त करते हैं, ये सब क्या है, अभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो वनों के विनाश में नहीं आपका सहायक होते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो निकल जाएगा, बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो आपका है वो सही हो जाएगा। तो किसमें है, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। संकटापन्न जीव जंतुओं के रिकॉर्ड हेतु IUCN जारी करती है। देखिए यही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया। जो IUCN संस्था होती है वो संकटापन्न जातियों के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है संकटापन्न जातियों के लिए क्या जारी करता है, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक या फिर ब्लू डाटा बुक। तो हम लोगों ने पढ़ा है रेड डाटा बुक को जारी करता है, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो होता है उसको 1992 में लाया गया था, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, क्या वो 1975 में हुआ था, या फिर 1980 में हुआ था, या 1986 में हुआ था, या फिर 1988 में हुआ था। तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है वो 1986 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के विषय में सत्य कथन है। जो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं उनके विषय में कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला हमारा है इनमें जीव जंतु किसी एक प्रजाति का संरक्षण करते हैं, यहाँ बोला गया किसी एक प्रजाति का। दूसरा है इसमें विशेष प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण करते हैं, यहाँ क्या बोला गया है, विशेष प्रकार के। तीसरा है इनमें जीव जंतुओं के साथ साथ उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग को भी संरक्षित करते हैं। चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर हमारा ए है वो बोल रहा है एक प्रजाति, तो ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है विशेष प्रजाति, तो इसमें किसी विशेष प्रजाति को नहीं बल्कि कई प्रजातियों को संरक्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। जो जैव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होता है, जीव जंतुओं के साथ साथ वहाँ के आदिवासी की जो परंपराएं होती हैं उसको भी हम लोग संरक्षित करते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सही कथन कथनों को पहचानिए। पहला है धरती में भंडारित ताजा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। अब देखिए ये कैसे हो सकता है, जो धरती में जो जल होता है वो ज्यादा होता है, जबकि जो हमारे धरती के ऊपर जो भंडारित जल है वो उसकी जो मात्रा है काफी कम है, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमें वाटर उसको बचाना है। तो ऑप्शन में जो पहला हमारा है वो तो गलत हो जाएगा। दूसरा है जल की कमी एक ऐसी समस्या है जिसका सामना केवल ग्रामीण लोग करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। जल की जो समस्या होती है वो शहरी लोगों के लिए भी होती है, ऑप्शन नंबर जो हमारा स्टेटमेंट बी है वो भी गलत हो जाएगा। तीसरा है खेतों की सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा कि हम लोग खेतों की जो सिंचाई होती है वो क्या करते हैं, तालाबों से भी करते हैं, नदियों से भी करते हैं, कुओं से भी करते हैं। तो कई स्रोत होते हैं सिंचाई के लिए, केवल नदी नहीं है। जो हमारा 4 स्टेटमेंट है वो बोल रहा है वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये जो स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही हो जाएगा। यहाँ कूट दिया गया है तो ए नहीं होगा, जो बी हमारा ऑप्शन जाएगा वो सही जाएगा। केवल जो 4 है वो सही हो जाएगा। देखिए जो वर्षा का जो जल होता है ना वो सबसे साफ जल माना जाता है, इसको हम लोग पीने योग्य जल भी बोलते हैं। वो भले ही हमारे एनवायरमेंट में आके गंदा जाता है, लेकिन जो वर्षा का जल होता है सबसे साफ जल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। देखिए जो वायुमंडल हमारा होता है उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है तो हम लोग जानते हैं 78% नाइट्रोजन होता है, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है ऑक्सीजन भी होता है, तो जो O2 होता है वो कितना होता है, तो जो O2 आपका होता है वो होता है 21%। अब बचा कितना, अन्य जो गैसें हैं वो कितनी हो जाएंगी आपकी 1% हो जाएंगी। तो यहाँ पूछा गया है कि CO2 जो अन्य गैसें होती है उसमें कौन कौन सी गैसें हैं, CO2 होता है, मेथेन होता है CH4 जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्गन होता है, ओजोन होता है इसको हम लोग O3 बोलते हैं, और क्या होता है जल वाष्प होता है, जल
वाष्प। तो बोला गया है जो इसकी परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, सभी मिलाकर 1% होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा, 1% होते हैं। देखिए अगर CO2 की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, CO2 जो होता है वायुमंडल में आपका 0.03% होता है, ये भी हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।